अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 को आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा टॉपिक रहता था। व्हाट इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट को कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि हम किसी भी बॉडी से कंटिन्यूअस हीट की सप्लाई लें और उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से भी कम कर दें। मतलब कहने का ये है कि ये चाय का कप है, सपोज करें, ये तब तक हीट एनवायरनमेंट को देगा जब तक इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ऊपर है, पर हम इससे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट नहीं ले सकते। यानी इसका हम टेम्परेचर मज़ीद अपने एनवायरनमेंट से भी नीचे ले जाएं और इससे कंटिन्यूअसली हम हीट एक्सट्रैक्ट करें, तो ये नहीं हो सकता। So it is impossible to cause the continuous flow of heat from a body by lowering its temperature coldest of its surrounding. या हम ऐसे कह सकते हैं, it is impossible to construct a heat engine whose efficiency is 100%। यानी हम ऐसी हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। तो जो हीट इंजन होती है वो बेसिकली केल्विन स्टेटमेंट पे काम करती है। इस तरीके से क्लासियस स्टेटमेंट दूसरा है हमारे पास। क्लासियस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। नेचुरली जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो होती है, पर अगर हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट फ्लो करवाएं तो नेचुरली नहीं होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड बॉडी से हीट फ्लो करवाता है हॉट बॉडी में, पर आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेटर बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा। यानी अगर हम हीट को फ्लो करवाएंगे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तो उसके लिए हमें एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। So it is impossible to cause the heat to flow from cold body to hot body without expenditure of energy. This statement is known as the Clausius statement and refrigerator का जो वर्किंग है वो बेसिकली Clausius प्रिंसिपल पे है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, और सिलेबस का नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर का, इंटर के फर्स्ट चैप्टर का। इट इज़ अच्छा, एंट्रोपी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी आप समझें ये कंटेनर था, इस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल्स वेल अरेंज थे। जब मॉलिक्यूल वेल अरेंज होते हैं तो हम कहते हैं इनमें एंट्रोपी नहीं है या कम है। पर अगर मैंने इसको शेक किया और शेक करने के बाद मॉलिक्यूल्स रैंडम हो गए, इस तरीके से हो गए, तो अब मैं कहूँगा कि इसमें एंट्रोपी कम है, इसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। तो बेसिकली एंट्रोपी क्या है? ये मेजरमेंट है कि कितना डिसऑर्डर आया है मॉलिक्यूल्स में। सो इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एंट्रोपी का फार्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की है, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, और इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। अब आप देखें, एंट्रोपी किसी बॉडी की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। अगर कोई बॉडी हीट सप्लाई करेगी, अगर किसी बॉडी को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज होगा। जैसे आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट तब होती है जब हम उसको हीट करते हैं, तो आइस जब मेल्ट होगी उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। इस तरीके से अगर कोई बॉडी हीट को इमिट आउट कर रही है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे अगर हमारे पास वाटर है, वाटर फ्रीज हो रहा है, वाटर जब फ्रीज होगा इसका मतलब है उसने हीट एक्सपेल मतलब की है, तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अगर कोई बॉडी ना हीट को एब्जॉर्ब कर रही है ना हीट को इमिट कर रही है, सपोज करें अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट सिस्टम के अंदर जाती है ना बाहर जाती है, तो ऐसे सिस्टम में हम कहेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। तो क्वेश्चन आ चुका है ये टेस्ट में कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये मैंने लिखे हैं व्हेन आइस मेल्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस। अच्छा, दूसरी बात, जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है उसको कभी कभी हम एंट्रोपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि कोई भी सिस्टम हो जो साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा उसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट होगी या तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ईदर इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट।
अगर वन डायरेक्शन सिस्टम होगा तो उसकी इंक्रीज होगी, और अगर साइक्लिक सिस्टम होगा तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बता रहा है कि किसी सिस्टम की, बॉडी की बात नहीं हो रही, सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगी या तो कांस्टेंट होगी, यानी सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, बॉडी की हो सकती है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज के तरफ। तो ये एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपने पढ़ा था कि बीटा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ। अगर आप इसको रीअरेंज करें, वैसे भी आप इंजीनियर तो हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, यानी ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि कोई भी गैस हो उस केस में Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैन बी रिटन एज। अब देखें बेसिक यूनिट्स में लिखना है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। जूल को अगर एक्सपेंड करेंगे न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन को एक्सपेंड करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, केजी इनवर्स केजी से कैंसिल, एम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 के पावर -1, इसका यूनिट होगा सी, और ये भी पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 30। तो इसका फार्मूला है mc डेल्टा टी। ये हमने हीट कैपेसिटी से फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो m की जगह हम 2 रखेंगे। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम 4200 भी ले सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर 10 है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 84000 आ जाएगा, और ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है? तो मैंने बताया था एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस। उसके बाद क्वेश्चन है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W देन दिस प्रोसेस। अच्छा, इसका मतलब है इस प्रोसेस में डेल्टा U 0 है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, पर इसमें डेल्टा U 0 है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो इंटरनल एनर्जी उस प्रोसेस में चेंज नहीं होगी जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्वेश्चन भी मेहरान यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है। तो आप तो सब जानते होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो ऐसे लिखा जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया आप इंजीनियर हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे, अगर आप डेल्टा U को आइसोलेट करना चाहते हैं तो डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो आई थिंक ये इसी का ही फॉर्म है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस द वर्क डन इज 0। वर्क डन 0 किस प्रोसेस में होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज। इसने हीट एब्जॉर्ब की है तो डेल्टा Q प्लस में आएगा, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो माइनस में आएगा। वर्क डन आपको फाइंड करना है। फार्मूला है डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ -20 लिखेंगे, ये जब वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस 120 होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन में आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन सेम। अभी मैंने बताया है एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी सेम होती है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा Q 0 होता है। डेल्टा Q 0 होगा तो डेल्टा S भी 0, यानी चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। अब आते हैं कार्नो इंजन पे। कार्नो इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 जूल, जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको डेल्टा Q1 लिखते हैं। एंड डिस्कार्ड मतलब ज़ाया करना, तो इसने जो हीट ज़ाया होती है वो डेल्टा Q से शो करते हैं, Q2 से। इफ़िशेंसी का फार्मूला आप जानते होंगे, 1 माइनस डेल्टा Q2 डेल्टा Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100,
क्योंकि एफिशिएंसी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। लास्ट लेक्चर में मैंने 100 नहीं लिखा था, मैंने समझा था कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, पर अगर आप में से कोई ऐसा है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ परसेंटेज में लाते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहरहाल तो डेल्टा क्यू की जगह हम लिखेंगे 800 और इसकी जगह हम लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 2 0 3 0, ये 0.8 होगा, 1 माइनस 0.8 ये 0.2 होगा मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 20 होगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं, पर एंटी टेस्ट में आप नहीं कर सकते ऐसा ना, तो ये 20% है। अ कार्नो इंजन इज वर्किंग बिटवीन, कार्नो इंजन का एक टेम्परेचर 27 है, एक 127 है। तो कौन सा स्टूडेंट बताएगा, अपने आप को खुद बताइएगा कि इनमें से T1 कौन सा है, T2 कौन सा है। तो T1 होगा जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और T2 होगा जो टेम्परेचर कम होगा। तो एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर है आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो T2 27 है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, T1 इसमें ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। सो 300 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 25। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 25 होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन कैन बी इंक्रीज। तो कल मैंने बताया था कि ये इंक्रीज तब हो सकती है जब हम सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करें और हॉट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो डी ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 का, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये 11th चैप्टर ख़त्म हो गया। हमारी कोशिश है कि हम इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी की टेस्ट ही आपको नहीं देनी है, और यूनिवर्सिटीज़ की भी देनी है। तो आप देख लें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर। तो हम कहते हैं कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटल हैं तो मेटल के पास आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो सबस्टेंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो हमारा कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी वजह से नेट करंट फ्लो नहीं होता। पर जब हम यहाँ पे कोई सोर्स लगाते हैं ना ईएमएफ का, तो फिर क्या होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। तो हम कहते हैं जब हम सोर्स लगाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी के साथ नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, और उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विच ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट की। तो करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। द SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड, या हम इसको एम्पियर कह सकते हैं। अब बात याद रखिएगा, 1 एम्पियर करंट कब होगा, तो हम कहेंगे जब किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगी, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो 1 एम्पियर हो रहा था मसलन। अच्छा, 1 एम्पियर में कितने, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी कंडक्टर में किसी जगह से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का गुजर होगा 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो रहा है। करंट के डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, एक को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो
पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जो नेगेटिव से जो है वो अपना पॉजिटिव के तरफ फ्लो होता है। सो it flows from positive to negative, that's called conventional current. It flows from negative to positive, this is called the electronic current। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जब हमें वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चाहिए तो हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो करंट और वोल्टेज के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में बनाया जाता है, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो ओम्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में। सो ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है? वोल्टेज और करंट के बीच में। रिलेशन क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब हम करंट को रिमूव करेंगे, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे के कांस्टेंट है, वेयर के इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज MHO, मोहो, या हम इसको कहते हैं साइमन। ठीक है, तो साइमन या मोहो किसका यूनिट है? तो ये कंडक्टेंस का यूनिट है। ये कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। याद रखिएगा K इज 1/R। तो इसलिए जब हम K की जगह 1/R रखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। सो V इज इक्वल टू IR, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी पास पेपर में आ चुका है कि हम ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताएं। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझो तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो ये एटम होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो इन एटम के साथ कोलिजन करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलिजन करते हैं तो एक किस्म की रुकावट फील करते हैं, और हम उस रुकावट को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय चार्ज टू फ्लो। इट इज़ ड्यू टू, रेजिस्टेंस किसकी वजह से? इट इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, या हम इसको ओम कह सकते हैं। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ करेगी। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जितना कंडक्टर मोटा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना कंडक्टर हमारा थिन होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे रो कांस्टेंट रखेंगे, और इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपसे रेजिस्टेंस की इक्वेशन पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो L/A। ये रेजिस्टिविटी क्या है? Where rho is called specific resistance or resistivity. What is specific resistance? The resistance of cube. The resistance of cube is called resistivity. Its SI unit याद रखिएगा, resistivity का SI unit है ohm dot meter. It only depends upon the temperature and nature of substance. याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी ना तो कंडक्टर की एरिया पे डिपेंड करती है ना तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे और कंडक्टर की नेचर पे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपको एक MCQs मिलता है और उस MCQs में आपको कहते हैं कि अगर हमने किसी कंडक्टर को बेंड किया है तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेंड करने से ना रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा ना रेजिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। पर अगर आपको कह रहे हैं कि हमने किसी कंडक्टर को कट किया हुआ है तो कंडक्टर को कट करने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसकी लेंथ कम हो जाती है। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रही, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, उनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो मोर फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करते हैं। जब फ्रीक्वेंटली वाइब्रेशन होगी तो उनकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन ज़्यादा होगी, और कोलिजन ज़्यादा होने से हम कहेंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट रखेंगे, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस की इक्वेशन हो जाएगी और ये फाइनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन हो जाएगी। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाहते हैं, वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट भी केल्विन इनवर्स होगा। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर, यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम करने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टर के साथ, यानी एक रेजिस्टर का ये लेफ्ट है राइट है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट, इस तरीके से लेफ्ट राइट हम कनेक्ट कर जाते हैं। एक होता है साइड से कनेक्शन, एक होता है एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, तो बहरहाल सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो सम ऑफ द रेजिस्टेंस होती है, यानी सपोज करें अगर ये 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आएगी। तो सीरीज में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी R1 + R2 + R3 एंड अप टू Rn। रेजिस्टर्स आर एडेड इन सीरीज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जब भी हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो हम डेलिबरेटली रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये 3 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, अगर ये बैटरी के साथ सीरीज में है, अगर बल्ब नंबर 2 फाल्टी है तो ये 2 बल्ब भी नहीं चलेंगे। यानी सीरीज में अगर एक बल्ब फाल्टी होगा तो बाकी कोई भी बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा है डेकोरेशन जो लाइट्स होती हैं वो हमेशा सीरीज में लगी होती हैं, तो उनमें से जब एक बल्ब खराब होता है तो पूरी डेकोरेशन की जो लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी नहीं चलती हैं। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है। जो हम घर के कनेक्शन करते हैं ना, होम कनेक्शन हमेशा किस में होते हैं, पैरेलल में। होम कनेक्शन आर इन सीरीज। पर जैसे मैंने कहा डेकोरेशन की जो लाइट्स होती हैं, सारी होम कनेक्शन जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, होम कनेक्शंस आर इन पैरेलल, और जो डेकोरेशन की जो लाइट्स होती हैं वो हमेशा सीरीज में होती हैं। होम कनेक्शन हम, ठीक है, पैरेलल में क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में एक डिवाइस का चलना दूसरे डिवाइस पे डिपेंड नहीं करेगा। पैरेलल में क्या है प्रॉपर्टीज, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होती है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब हम 2-3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी वो जो छोटे में छोटा रेजिस्टेंस है ना उससे भी कम आएगी।
पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। अब एक बात समझें, अगर आपके पास एक ही कैपेसिटी है, सपोज करें अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 10 ओम के 5 रेजिस्टर्स हैं और मैंने उनको सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, n मल्टीप्लाइड बाय R से, अगर सेम के होंगे। और पैरेलल में कैसे मिलेगी, R डिवाइडेड बाय n, यानी 10 ओम के रेजिस्टर हैं, मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 रिजल्ट आएगा। और अगर 2 रेजिस्टर होंगे ना सीरीज इसमें पैरेलल में, तो सिंपल फार्मूला है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 ओम है और 6 ओम है, इन दोनों को मैंने क्या कहते हैं कि मैंने इसको लगा दिया पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 प्लस 6, 18 डिवाइडेड बाय 9, 2, तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। तो ये रेजिस्टर है, जब इस रेजिस्टर में करंट फ्लो होता है ना, तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें हीट जनरेट होती है। तो कितनी हीट जनरेट हो रही है 1 सेकंड में, उसको कहते हैं पावर डेसिपेशन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टर में जो पावर डेसिपेशन होता है ना, जो हमारी एनर्जी लॉस होती है, वो हमेशा हीट के फॉर्म में होती है। इन रेजिस्टर पावर इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और पावर डेसिपेशन के फार्मूले, एक फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, और तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जूल्स लॉ। व्हाट इज जूल्स लॉ? तो जूल्स लॉ हमें ये बताता है कि जब किसी रेजिस्टर में करंट फ्लो होता है ना, उसमें हीट जनरेट होती है, और वो उस हीट का फार्मूला क्या है, उस हीट का फार्मूला है I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाई T। ये I स्क्वायर R क्या है, ये बेसिकली पावर है। जब हम पावर से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो इसको कहते हैं जूल्स लॉ या हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जो किलोवाट आवर है, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे बिल आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो किलोवाट आवर में आते हैं। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं, कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी थी। सपोज करो अगर हमने 20 यूनिट कंज्यूम किए, 1 यूनिट की प्राइस 5 रुपये थी, तो हम कहेंगे हमारी कॉस्ट होगी 100। तो कॉस्ट निकालने का ये फार्मूला है। तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में यही है। बाकी इंशाल्लाह कल हम इसके जो एक टॉपिक रहता है EMF, वो हम कल करके फिर इस पे MCQs करेंगे। हम अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर कवर कर सकें, ठीक है। तो आप इन पे फोकस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।